Hello students, our today's class 12th Commerce Business Study chapter number 2.1 chapter name Principle of Management Nature and Significance। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक करेंगे जिसमें से 7 प्रिंसिपल हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, बाकी के 7 हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रिंसिपल 8 है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सभी पॉलिसीज, सभी रूल्स, सभी डिसीजन ओनली सेंट्रल लेवल पर लिए जाते हैं। जो मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है, रेगुलेशन है, डिसीजन लेने होंगे, पॉलिसी बनानी होगी, वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल दोनों के सजेशन के थ्रू बनाई जाएगी, यानी कि ऑल लेवल्स को इसमें शामिल किया जाएगा। सेंट्रलाइजेशन जो है वो हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को हम चूज करते वक्त हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस का साइज़, बिजनेस का टाइप, किस प्रकार का बिजनेस है, सिचुएशन, वर्तमान हमारी सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो हम सेंट्रलाइजेशन का जो यूज़ है वो स्मॉल लेवल पे कर सकते हैं। अगर हमारा बिजनेस का आकार छोटा है तो मैनेजर खुद ही सारे डिसीजन ले सकता है, एक बंदा ही सारे डिसीजंस को ले सकता है, पॉलिसीज़ को बना सकता है, उन्हें लागू कर सकता है। लेकिन जब हमारे बिजनेस का आकार बड़ा है तो एक बंदा सभी चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकता कि पॉलिसीज़ किस प्रकार की होनी चाहिए, रूल्स कैसे बनाए जाने चाहिए। तो इसके लिए हमें मिडिल लेवल, लोअर लेवल के सजेशंस, उनके आइडियाज़, उनके एडवाइस की ज़रूरत होती है। तो इस जब हमारे बिजनेस का आकार लार्ज हो तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करना चाहिए। 9 है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है हिरार्की और सीक्वेंस, यानी कि हर चीज़ सीक्वेंस में होनी चाहिए। स्केलर चेन है, उसका निर्माण कम्युनिकेशन के लिए किया गया है। कम्युनिकेशन के लिए हम इसे ज़्यादा यूज करते हैं बिजनेस में। स्केलर चेन कैसे चलती है? सबसे पहले टॉप लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन है, उसे नीचे की ओर सेंड करना है, तो जो अधिकार रेखा है वह ऊपर से नीचे की ओर चलती है, ठीक है। तो जब हम मैनेजर को कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे तो वो एक सीक्वेंस में देगा, जैसे कि मिडिल लेवल पे ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, ई को, एफ को, ऐसे सीक्वेंस में चलेगी, ठीक है। यानी कि सब काम सीक्वेंस में होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी हमें एडवाइस है, कुछ भी अगर हमें पास करना है किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास, तो वो सबसे पहले इनके पास होकर जाएगा, फिर इनके पास आएगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी होता है कि जब कोई एमरजेंसी, हमें एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन है किसी को देनी है, तो उसके लिए हम इसको तोड़ सकते हैं, इस सीक्वेंस को। इसके लिए हम सीधा उस एम्प्लॉय के पास जा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है, मैनेजर को सीधी ई को देनी है, तो वो सीधा ई को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है। उसे ए बी सी डी के थ्रू यहाँ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा ई के पास पहुंचा सकता है। इसी प्रकार अगर सी को एफ से कम्युनिकेशन करना है, इमरजेंसी है, तो वो सीधा सी और पहले वो डी और ई को देगा अगर स्केलर चेन का यूज़ करे। लेकिन गैंग प्लैंक का यूज़ करते समय वो सीधा सी जो है एफ को वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या ई को दे सकता है, बी डी को दे सकता है। तो इसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। स्केलर चेन में सीक्वेंस में चलता है, लेकिन गैंग प्लैंक में एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन हो तब हम गैंग प्लैंक का यूज़ करते हैं और सीधा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 10th है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ऑर्डर जो सिद्धांत है वो हमें ये बताता है कि प्रत्येक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और वो चीज़ उसी प्लेस पर होनी चाहिए। तो जैसे कि कोई मशीन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ख़राब हो गई है, तो इसके लिए हमें टूल चाहिए मशीन को ठीक करने के लिए, तो वो टूल के लिए अलग से टूल डिपार्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और वो टूल डिपार्टमेंट में जहाँ वो टूल होगा स्टोर में, उसका एक प्रॉपर प्लेस होगा, और वो प्रॉपर जो हमें टूल चाहिए वो उसके लिए भी एक जो प्लेस है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मशीन ख़राब हो जाती है, एम्प्लॉय को टूल चाहिए, अगर उसे पता होगा कि इस टूल के लिए प्रॉपर प्लेस है, मुझे वहाँ से ये टूल लेना है, तो वो सीधा जाएगा और वहाँ से उस टूल को उठाएगा, अपना काम करेगा और वापस रख देगा। लेकिन जब उसे पता ही नहीं होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ टूल रखे जाते हैं, तो उसे खोजना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि वेस्टेज ऑफ टाइम होगी और हमारा प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए ये कहा जाता कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए प्रत्येक चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस डिसाइड होना चाहिए और वो प्रॉपर वस्तु जो है उसी प्रॉपर स्थान पर होनी चाहिए।
नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समता। प्रत्येक एम्प्लॉय के साथ में इक्वेलिटी यूज़ की जानी चाहिए। प्रत्येक एम्प्लॉय के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। उनके बीच में कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन वगैरह को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो एम्प्लॉय जितना काम कर रहा है उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग उसे फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय मैनेजर का रिलेटिव है तो उसे इस आधार पर उसे प्रेफरेंस जो है वो नहीं देनी चाहिए। जैसा वो काम कर रहा है, जितना परिश्रम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसे दिया जाना चाहिए। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो 18 यूनिट्स बना रही है, हमने डिसाइड की थी 20 यूनिट बनानी है। एक एम्प्लॉय है, उसने 20 यूनिट बनाई, एक ने 18 बनाई, तो 18 वाले को कम रेम्यूनरेशन दिया जाएगा और 20 वाले को ज़्यादा दिया जाएगा, जिससे कि दोनों में इक्वालिटी हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। नेक्स्ट हमारा है कि हमारे कर्मचारियों में जो स्थायित्व होना चाहिए। इस सिद्धांत का कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो वो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एम्प्लॉय बार बार संस्था को छोड़कर जा रहे हैं, 2-3 महीने काम किया और संस्था को छोड़कर चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर इन्वायरमेंट देना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम करें हमारी संस्था में। तो जब हम एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसके लिए हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन की प्रोसीजर करते हैं, फिर उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। तो हमने एक एम्प्लॉय पे कितना खर्चा किया, अगर इतना खर्चा करने के बाद वो हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाएगा तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस होगा। तो इसके लिए हमारा जो पर्सोनल है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमें अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट देना चाहिए ताकि वो संस्था में अच्छे से काम करें। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल क्षमता, फर्स्ट स्टेप यानी कि क्रिएटिविटी। ये सिद्धांत हमें यह बताता है कि हमें एम्प्लॉयज़ में पहल क्षमता को उत्पन्न करना चाहिए। उनकी पहल क्षमता को हमें यूज़ करना चाहिए कि उन्हें इस प्रकार से मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस हमें प्रोवाइड करवाएं और ताकि क्रिएटिविटी हो। ठीक है, मान लीजिए कोई मैनेजर है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ से कोई सुझाव, कोई आइडियाज़ लेता ही नहीं है कोई प्रॉपर डिसीजन के लिए, तो उनमें जो है पहल क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैनेजर को कोई डिसीजन लेना है और अपने एम्प्लॉयज़ से सजेशन ले लेता है, उनकी एडवाइस ले लेता है, चाहे वो उसे यूज़ ना करे, तो इससे जो है नए नए आइडियाज़ उभर कर आते हैं एम्प्लॉयज़ के थ्रू। जो रियल सिचुएशन है वो हमें पता लग जाती है। तो हमें ऐसे आइडियाज़, सजेशन के लिए उन्हें इनवाइट करना चाहिए ताकि क्रिएटिविटी पैदा हो, हमारे एम्प्लॉयज़ में क्रिएटिविटी आए और हमें नए नए आइडियाज़ मिल सकें। 14 है स्पिरिट द कोरप्स। ये फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, तो इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, दल भावना। हमें एक टीम में काम करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होना चाहिए कि ये एम्प्लॉय अपने लिए काम कर रहा है, ये अपने लिए, ये अपने लिए। सभी जो एम्प्लॉयज़ है वो एक प्रॉपर गोल के लिए होने चाहिए, सभी का गोल एक ही होना चाहिए। उन्हें टीम भावना होनी चाहिए काम करने की। इसके लिए जो मैनेजर को आई वर्ड का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, वी वर्ड का यूज करना चाहिए। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम। अगर मैनेजर बार बार ये बोला मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो एम्प्लॉयज़ में जो है हीन भावना आ जाएगी। अगर मैनेजर वी वर्ड का यूज़ करता है तो इस एम्प्लॉयज़ में टीम के रूप में काम करने की भावना आती है कि मैनेजर ये बार बार यूज़ करता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ के मन में ये भावना आती है कि उन्हें भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो वो अपना काम है वो इंटरेस्ट लेकर करते हैं। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो मैनेजर की जो नॉलेज एबिलिटी है उसे इंक्रीज करते हैं, हमारे प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। किस प्रकार से बार बार डिसीजन लेंगे, नई नई सिचुएशन होगी, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार से हम डिसीजंस लेते हैं मैनेजर्स, तो जो उनकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती है, जिसके थ्रू वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारे रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूज होंगे तो हमारा टाइम सेव होएगा, वेस्टेज जो है वो कम होएगी और एनर्जी हमारी बची रहेगी, हमारी काम करने की क्षमता वो इंक्रीज होगी। तो अगर हम प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज है संस्था के उन सभी का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। साइंटिफिक डिसीजंस
साइंटिफिक डिसीजन लेंगे हमें पता होगा साइंटिफिक डिसीजन कैसे लेंगे, क्योंकि कोज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है। हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नेचर क्या है, कोज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और परिणाम दोनों बताते हैं हमें। तो साइंटिफिक डिसीजन कैसे होगा कि अगर हम कोई निर्णय लेंगे किसी भी सिद्धांत को यूज़ करके तो उसका कारण और परिणाम दोनों बताएगा हमें। तो जिस प्रकार हम साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं। मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो हमारे सिद्धांत है वो फ्लेक्सिबल है, उनमें हम जैसे भी सिचुएशन में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो डायनामिक और फ्लेक्सिबल है। तो ये नहीं है कि हमें प्रॉपर जो लिखा हुआ है वही यूज़ करना है प्रिंसिपल्स का, हम उसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। तो हम बदलते वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। फिफ्थ है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू सर्व सोसाइटी। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो सोसाइटी को सर्व की सेवा करने में हमारी हेल्प करते हैं। हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल करते हैं, हम हाई क्वालिटी की वस्तुएं हैं वो उचित दाम पर दे सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं, हमारे समाज को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, समाज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें फेयर रेमुनरेशन उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की वो हम अपने सिद्धांतों को लागू करके फुलफिल कर सकते हैं। सिक्स्थ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च का अर्थ है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो भी हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी है उसका वो बेस है। आजकल मैनेजमेंट के लिए मैनेजिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन कोर्सेज उपलब्ध हैं, MBA BBA। तो इनके लिए हम इनमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमें किस प्रकार से मैनेज करना है हमारे बिजनेस को। रिसर्च नए नए आइडियाज़ हैं वो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करके पैदा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंस के 6 पॉइंट है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, POM²FS। P का मतलब होगा प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। O का मतलब होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। M का मतलब होगा मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट, और दूसरे M का मतलब होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। F का मतलब होगा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। S का मतलब होगा साइंटिफिक डिसीजंस। तो POM है वो तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू हम याद रख सकते हैं, हमें याद रखना है F और S। तो सिग्निफिकेंस के हमारे 6 पॉइंट है, हम इनके थ्रू याद रख सकते हैं। थैंक्स।